इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह गिलगामेश जो है वो बहुत बुरी तरीके से ओलंपस के अंदर आता है और बहुत तबाही मचाता है। जैसा कि हमें पता है कि वो मक्कारी को तो मार ही चुका होता है, लेकिन साथ में वो रीएक्टिवेशन चैम्बर को भी तबाह कर देता है, जिससे अब इटर्नल्स का वापसी आना नामुमकिन हो गया था। और वहीं पे हमने देखा कि सर्सी ने जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा, ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने, क्योंकि उसकी पावर्स को पहले से बहुत ज़्यादा इनहेंस कर दिया था। इस वजह से उसने जो है उस एक्टिवेशन चैम्बर का काम किया और अपनी जगह मक्कारी को दे दी। मतलब वो ऐसी जगह चले गई है जहाँ पे इटर्नल्स मरने के टाइम पे जाते हैं, एक तरह का लिम्बो, और उसकी जगह मक्कारी असली वर्ल्ड के अंदर वापसी आ गया। और साथ में हमने ये देखा कि किस तरह से ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने थीना के बेटे जॉय की जिंदगी बचाई। अब आगे बेसिकली हम देखते हैं कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि सीधा स्पेस की तरफ से गिर रहा होता है और वो बहुत स्पीड से अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन अचानक वो गिरते गिरते रुक जाता है और हम देखते हैं कि बेसिकली उसको इकारिस जो होता है उसने उसको उठा लिया होता है और बचाते हुए उन सारे पायलट को सेफ्टी तक पहुंचा दिया होता है। वहीं पे इकारिस पूछता है क्या हुआ उस केओस का सारी, वो सब ठंडी हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने गाना शुरू करा था तो जो जिस पोजीशन में था वो वहीं पे हैंग होकर रह गया था। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर ही उथल पुथल मची हुई थी। तो इकारिस बोलता है कि हाँ, अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, इसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ यूँ बच गई क्योंकि हम इटर्नल्स ने सही वक्त पे सही काम करने का सोचा। और अगर आज सर्सी ने अपनी जान नहीं कुर्बान करी होती तो मैं कभी भी जिंदा नहीं हुआ होता, हम उसके बिना हार चुके होते। और जैसा कि तुम्हें अब पता है कि रीएक्टिवेशन चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब सच में मुझे ये फीलिंग बहुत अजीब लग रही है। मतलब अब हम लोग मोर्टल हो चुके हैं, हम लोग को मारा जा सकता है। तो इकारिस बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मक्कारी। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं इस बारे में सोच सोच के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्योंकि ये चीज़ इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से इनह्यूमन्स को फील होता होगा सिर्फ एक जान से और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। अगर तुमने कोई चीज़ ख़राब करी तो डेट्स इट, इसके साथ तुम अपना सब कुछ खो जाते हो हमेशा हमेशा के लिए। ये फीलिंग बहुत ही अजीब है। तो वहीं पे इकारिस बोलता है कि ड्र्यूग, ये सब उस मॉन्स्टर का काम है, उसने गिलगामेश को यहाँ पे भेजा था तुम्हें मारने के लिए और रीएक्टिवेशन चैम्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहीं पे जो है इकारिस बहुत गुस्से में होता है और वो बोल रहा था कि अब मैं जो हूँ ड्र्यूग को नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मक्कारी बोलता है कि मुझे पता है और मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला हूँ। तो इकारिस अपनी आंखें चमकाते हुए बोलता है कि हाँ, और वो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मक्कारी बोलता है मेरा सबसे सिर्फ एक सवाल है, और मेरा सवाल तुमसे सिर्फ ये है कि तुमने जो ज़्यूरस की जो ट्रीटी है ड्रूग के साथ, उसके बारे में तुम क्या करने वाले हो। तो इकारिस बोलता है कि उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। हम एक अलग ही जगह शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सर्सी बेसिकली बेहोश बैठी हुई होती है और अचानक उसकी आँख खुलती है और अपने चारों तरफ देखती है कि अजीब व गरीब लोग मौजूद हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि ये एक किस्म का कोई बार बना हुआ है और वहीं पे बार टेंडर जो है वो उसके पास आता है और बोलता है कि वोडका मार्टिनी। तो सर्सी एकदम घबराते बोलती है कि हाँ ये क्या है। तो बोलता है कि तुम्हारी ड्रिंक सर्सी, वोडका मार्टिनी। तो बोलती है कि मैंने सोचा था कि मैं तो मर गई हूँ। तो वो जो बार टेंडर होता है बोलता है कि हाँ, वो तो तुम मर चुकी हो। तो सर्सी बोलती है तो क्या मैं वहाँ हूँ या वहाँ हूँ। तो वो बोलता है कि तुम उन दोनों में से कहीं भी नहीं हो। तो वो पूछती है तो फिर आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे। तो वो बार टेंडर को बोलता है कि माय डियर, इस जगह का नाम वेस्टिब्यूल है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर हम देखते हैं कि इकारिस उड़ता हुआ जा रहा होता है और वहाँ पर थीना पूछती है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तो वहाँ पे जो है मक्कारी सारे इटर्नल्स को आगे बताता है कि उसने जो है ओलंपियन से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। तो थीना पूछती है क्या वाकई में वो ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो मक्कारी बोलता है कि हाँ बिल्कुल थीना, वो ऐसा कर सकता है। अगर एक इटर्नल को लंबे टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए कास्ट आउट कर दिया जाए, जैसा कि हमने कभी गिलगामेश को करा था, तो वो हमारे सारे रीजन्स, हमारी सारी ट्रीटी से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अलग ही नेशन की तरह चले जाता है और जो रूल्स हमारे ऊपर लागू हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। और अब वैसे भी तुम लोग सब देख सकते हो कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो फेस्टोस भी ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये वही काम करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से जो ड्रूग का ट्रूस हमारे साथ हुआ है वो टोटली इग्नोर हो जाएगा और वो जो चाहे कर सकता है। ये एक बहुत ही अलग सिनारियो है। तो वहाँ पे एक इटर्नल खड़ा होता है और बोलता है कि बिल्कुल फेस्टोस, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसको पॉसिबल डायनेबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये कि वो अब सिर्फ अपने आप के ऊपर है। और वहीं पे इकारिस स्पेस के अंदर उड़ते हुए आता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कहाँ। वहाँ पे मक्कारी बोलता है कि थीना बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर वो ये डिसाइड क्लैश करने की सोचता है ड्रूग और उसके लोगों के साथ, तो हम उसको किसी किस्म की कोई मदद प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो फेस्टोस बोलता है कि डैम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और जैसा कि हमें पता है कि एक्टिवेशन चैम्बर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसका मतलब उसकी कोई वापसी नहीं हो पाएगी। तो मक्कारी बोलता है कि नहीं फेस्टोस, यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो अकारिस ने सोच के रखा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अकारिस कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वहीं पे हम देखते हैं कारिस जो स्पेस के अंदर से देख लेता है कि वो सब कहाँ हैं। वहीं पे मक्कारी बोलता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कारिस के बारे में, और वो बहुत कोल्ड और डिटरमाइंड है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल कि वो स्पेस से सीधा कारिस जो है चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि ड्र्यूग।
और वहीं पे मक्कारी बोलता है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो चुका है। वहीं पे हम देखते हैं कि लेगबा और ड्रूक बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं और ड्रूक बोलता है कि इससे पहले हम गिलगामेश के पास पहुंचे मुझे अपने लोगों को ये बताना होगा कि एजेक ने जो इसको पहले से मैनिपुलेट कर दिया था। और ड्रूक बोलता है कि लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि उसने ऐसा सब कुछ किया क्यों। तो लेगबा बैठ के खाली अपनी एक किताब पढ़ रहा होता है और उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा होता है। और वहीं पे वो बोलता है ड्रूक कि एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है लेगबा, और वो ये कि उसने मुझसे पहले गिलगामेश को ढूंढा कैसे। तो लेगबा बोलता है कि ड्रूक क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सिटीजन्स का कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनके रोने की आवाज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। तो वहीं पे बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो अपने कानों के अंदर कुछ ठूस लो, क्योंकि मुझे इन बंदरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। एक मिनट ज़रा, ये क्या है? क्या ये इकारिस है? और अगले पल हम देखते हैं कि इकारिस जो है ड्रूक के अंदर सीधा आगे घुसता है और उसको मारता हुआ उसके महल से बाहर निकाल के फेंकता है। और वो चिल्ला रहा होता है कि तुम जो सारे रूल्स को तोड़ रहे हो, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुन रहा होता और एक बड़ा सा पिलर उठाता है उसके मुंह पे मारता है और बोलता है कि शट अप। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक जो है ड्रूक के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हमें पता है कि ड्रूक अकेला नहीं होता है, तो बाकी के जो इटर्नल्स होते हैं वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहीं पे इकारिस बोलता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि ड्रूक जो है कभी भी हिम्मत वाली लड़ाई तो लड़ेगा नहीं, मतलब सिर्फ मैं और वो तो होने नहीं वाले, वो तुम सबका इस्तेमाल करने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ड्रूक खड़ा होता है और बोलता है कि डियर कज़न, तुमने जो है अपने लोगों के ज़बान ख़राब करी है, तुमने अपने लोगों का वादा तोड़ा है। तो इकारिस बोलता है कि मैं अब किसी के साथ बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी कोई फैमिली कोई लोग नहीं है। तो ड्रूक बोलता है क्या मतलब, तुम्हें बैनिश कर दिया गया है? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और आज जो मैं कर रहा हूँ वो अकेले कर रहा हूँ, इससे ओलंपिया और वहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ये एक्शन और डिसीजन मेरा अपना है। तो कि ये एक बहुत बोल्ड ही मूव है और ख़ास करके तुम्हारी तरफ से इकारिस, सच में ये बहुत बोल्ड है। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे इटर्नल उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ड्रूक चिल्लाता है कि तुम सब पागल हो गए हो, इस तरह कौन लड़ने को बोल रहा है, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। क्योंकि उसको पता है कि इकारिस कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसको कंटेन करना इन सारे टर्नल्स के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। और ये होता यही है कि जैसे ही वो सब उल्टा सीधा अटैक करना शुरू करते हैं तो इकारिस उन सबको एक झटके में पीछे कर देता है और वहाँ से उड़ना शुरू करता है। और ड्रूक बोलता है कि एरामेस तुम उड़ सकते हो तो अपना पॉइंट लो और उसके पीछे रहो और बाकी के सब अपनी स्ट्रेंथ को जमा करो और मुझे फॉलो करो। तो लेगबा बोलता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है। तो ड्रूक चिल्लाता है क्या तुम पागल हो गए हो, वो जो है हमारी लैंड में इतनी आसानी से घुस गया और मुझे इतनी आसानी से थ्रेट पहुंचाया, उसके बाद भी तुम ये सारी बातें सोच रहे हो। तो लेगबा पूछता है लेकिन उन ओलंपियंस का क्या होगा। तो ड्रूक बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, उसने क्या कहा कि वो कम्प्लीटली अलोन है, मतलब वो जो कुछ भी करेगा, जो चाहे हम उसके साथ करें, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और वहीं पे हम देखते हैं रिएक्टिवेशन चैम्बर के पास जहाँ पे ज़ूरस आते हैं और फेस्टोस उनको बताता है कि गिलगामेश ने उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। तो ज़ूरस पूछते हैं क्या तुमने अभी तक कुछ डिस्कवर करा। तो बोलता है वो कि वेल इंटरेस्टिंगली ये है कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करी गई है टेक्नोलॉजी के तौर पे, और ये इतनी ज़्यादा एडवांस है जिसको मैं अभी तक इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। तो ज़ूरस बोलते हैं कि क्या ये कोई अच्छी चीज़ है फेस्टोस। तो फेस्टोस बोलता है कि नहीं ज़ूरस, इट मीन्स कि जब तक मैं इसको फिगर आउट ना कर लूँ तो मैं इसको पावर ऑन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, और इसका मतलब ये है कि अगर हम मरे तो हम वापसी नहीं आने वाले हैं। तो वहीं पर एरामेस इकारिस का पीछा करते हुए बोलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या इकारिस, कि तुम उस चीज़ का पीछा करते हो जिसको हासिल नहीं किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि वो उसको पकड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इकारिस बोलता है और तुम्हारी दो प्रॉब्लम्स है रमेश, पहली बात कि तुम एक चीज़ के ऊपर, एक टारगेट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फिक्स हो जाते हो, और दूसरी कि तुम्हें कभी भी इतने अच्छे से उड़ना आता ही नहीं था। और हम देखते हैं कि इस तरह से वो जो है एरामेस को वहाँ पे पहाड़ से जाकर टकरा देता है। हम ओलंपिया के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मक्कारी अपने क्वार्टर्स के अंदर बैठा होता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल, मुझे तुमसे बात करनी होगी। तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि हाँ, हमें जो है होर्ड के बारे में कुछ डिस्कस करना होगा। तो मक्कारी पूछता है कि ये बताओ कि सरसी कहाँ है। तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो वो बोलता है मक्कारी कि मुझे नहीं तुम्हारी इस बात पे ज़रा सा यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें नहीं पता। तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि तुम्हें जैसा दिल चाहे अच्छा लगे उसको वैसे अपने दिल में रख लो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बियॉन्ड मेरी कॉम्प्रिहेंशन हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हायर बीइंग्स ऑफ पावर ही जानती हैं। मरने के बाद हमारी लाइफ फोर्स कहाँ जाती है, यहाँ तक कि इटर्नल्स की लाइफ फोर्स कहाँ जाती है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब तो मेरी बात पर ज़रा अटेंशन दो, क्योंकि हमारी प्राइमरी अटेंशन जो है वो होर्ड है। तो वहीं पर वो पूछता है कि तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। तो वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारी प्राइमरी जो प्रायोरिटी है, लेकिन वहाँ पे मक्कारी की बात करते हुए बोलता है नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी स्पीच के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम इतना नॉर्मल कैसे साउंड कर रहे हो जैसे हमारी तरह, वरना तुम पहले हमारी तरह बात नहीं किया करते थे। तो वहाँ पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मुझे लगता है कि हमें अपने इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर कंटिन्यू होना चाहिए।
तो वहीं पे मकारी गुस्से में बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इस सबसे थक चुका हूँ। आखिरकार तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं तुम यहाँ से चले जाते हो? तुम हमें हमारे ऊपर छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो? तुम ये फाइट छोड़ के यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे बस में तो कुछ है नहीं वैसे भी। तुमने हमें क्यों चूज करा? तुमने मुझे क्यों चूज करा? तुमने सरसी को क्यों चूज करा? और इन सब में सरसी को मरना क्यों जरूरी था? तो वहीं पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल इशारा करते हुए बोलता है कि इसका नाम कॉरी फॉर्स है और ये जाना जाता है डीजे फॉस्फोरस के नाम से। इसको तुम मॉन्ट्रियल के अंदर ढूंढ सकते हो। तो मक्कारी बोलता है जरा 1 मिनट रुको। तुम ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि ये एक और सोता हुआ इटर्नल है, जाओ और अब इसको तलाश करो। तो वहीं पे मक्कारी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे इतना गुस्सा नहीं होने वाला था, लेकिन वो बोलता है कि जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसको अपने वहाँ से यानी अपना कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म कर देता है। और वहीं पे मक्कारी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि वो मेरे साथ इतना गुस्से में क्यों था? मतलब वो गुस्से में कैसे आ सकता है? उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, मतलब उसके अंदर ये फीलिंग्स तो कभी थी ही नहीं। और आपने भी ये बात नोट करी होगी कि आज ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो था मक्कारी से कुछ ह्यूमन की तरह ही बात कर रहा था। वो अपने जो नॉर्मल स्टाइल है उसमें बात नहीं कर रहा था। और हम वेस्टी ब्लू के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग आए हुए होते हैं और वो सब अपनी अपनी कहानियाँ बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बताता है कि देखो ज़रा, हम एंड ऑफ द डेज पे खड़े हुए हैं, मैं देख सकता हूँ कि किस तरह मेरा प्लेनेट तबाह हो रहा है और वो काले बादलों के अंदर गिरता ही जा रहा है। तो वहीं पे वो बारटेंडर बोलता है कि ये बहुत खूबसूरत है, आज की रात तुम यहाँ पे मेहमान हो हमारे लिए। तो वो बोलता है कि थैंक यू। तो वो बोलता है अपना गला अच्छी तरह खुश कर लो लुकाना जाने से पहले। तो मेरे वो बोलता है बारटेंडर, क्या देख रही हो तुम ये जगह कितनी ज़्यादा प्रोफाउंड है। तो सरसी बोलती है कि जैक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है और ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बोलता है कि इसमें समझने के लिए है ही क्या, हर कोई मरता है, यहाँ तक कि इटर्नल्स भी। और जब इटर्नल्स मरते हैं और उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता तो वो बेसिकली इस बार के अंदर आ जाते हैं। तो सरसी पूछती है मतलब ये वेस्टी ब्लू जो तुमने बताया है? तो बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली, ये वेस्टी ब्लू एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके इटर्नल्स जो है रिलैक्स करते हैं, अपनी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करते हैं और कुछ अपने अच्छे मोमेंट्स बताते हैं और यहाँ पे जो है फाइनेस्ट शराब पीते हैं जो कि इस यूनिवर्स के अंदर ऑफर करी जाती है। तो वहाँ पे सरसी मुस्कुराते हुए बोलती है कि वैसे तुम इन ड्रिंक्स के बारे में जोक नहीं कर रहे हो, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है प्रीटी लेडी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, एक तुम वापसी अपने उस प्लेनेट पे लौट जाओ जहाँ से आए हो रिएक्टिवेशन चैम्बर के जरिए, या फिर नंबर 2 कि वापसी लुकाना में लौट जाओ। तो सरसी पूछती है तो अच्छा लुकाना से मतलब तुम्हारा हेवन है? कि वैसे तो मैं सब कुछ तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें सच में सब कुछ बता सकता हूँ? और हम ड्रीम स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल बैठा हुआ होता है। तो वहीं पे वॉचर उसको बोलता है कि इसको एंगर कहते हैं, ये एक इमोशन है। तो वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, मैं जो हूँ सारे इमोशन से पाक हूँ, मतलब मेरे अंदर किसी किस्म का कोई इमोशन है ही नहीं, मेरे अंदर ये ह्यूमनली चीज़ें है ही नहीं। तो वॉचर बोलता है कि तुम जो एक असेसमेंट परफॉर्म कर रहे थे ना? तो वो बोलता है कि हाँ। तो वॉचर बोलता है तो फिर तुमने जो चीज़ें जमा करी हैं, जो डेटा जमा करा है, उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे अपने रिएक्शन को मैच करके देखो जो डेटा तुम्हारे पास स्टोर हुआ हुआ है। तो वहीं पे वो बोलता है कि अच्छा मैं चेक करता हूँ। और वो बोलता है कि हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो, मेरे रिएक्शन जो थे उसको देख के तो ऐसा ये लग रहा था कि मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, यानी मैं इमोशनल हो गया था। इनफैक्ट मेरे रिएक्शंस जो हैं वो वाकई में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो वॉचर बोलता है कि देखा, ये सब इसी तरह से शुरुआत होती है कि तुम जो नई फीलिंग्स दरियाफ्त करना शुरू कर देते हो, जैसे कि एंगर, कंसर्न। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब अपने आप को शट डाउन कर लेना चाहिए और एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। तो वॉचर बोलता है कि अच्छा उससे क्या होगा? तो बोलता है कि नहीं, इसके ज़रिए तो मेरा पूरा जो मिशन है, मतलब मैं फुलक्रम तक वाइटल इन्फॉर्मेशन अर्थ के मुताबिक नहीं पहुंचा पाऊंगा, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो वॉचर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इस मिशन के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करोगे। मतलब आप यहाँ से इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले उसने, याद है हमें जब वॉचर इसको खड़ा होकर फर्स्ट टाइम देख रहा था तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने बताया था कि ये जो है इन ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गया है। मतलब ये इनके मामले में कभी कभार इनको बता भी देता है, इनको कुछ चीज़ें इन्फॉर्म भी कर देता है जो कि इसका काम नहीं है, और इसीलिए मैं फुलक्रम को उसकी शिकायत करूँगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये ड्रीमिंग सेलेस्टियल इतने टाइम से मक्कारी से बात कर रहा है, सरसी से बात कर रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर भी वो ह्यूमन्स वाली फीलिंग आना शुरू हो गई हैं जो कि अब वॉचर के अंदर हैं। तो वॉचर्स को यही बताया है कि ये सब बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर भी वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और वहीं पर हम सैन फ्रांसिस्को के अंदर देखते हैं कि सारे इटर्नल जो हैं उसका पीछा कर रहे होते हैं इकारिस का, और वो बोलता है एरामिस कि वो जो है स्लो हो रहा है, हमें जो है एक फॉर्मेशन बना लेनी चाहिए। और वहीं पे जो एकदम से ड्रूक चिल्लाता है तो लेगबा पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया? तो बोलता है कि मुझे कुछ हुआ है, लेकिन ये सब छोड़ो क्योंकि तुम लोग अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम लोग चाहो तो पूरा एक कॉन्टिनेंट बर्बाद कर सकते हो। ये सब जो है इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वो अपनी बात कंप्लीट करे। सामने से जो है एरामिस को आगे एक लेज़र हिट करती है बहुत ज़ोर से, और वहाँ से आवाज़ आती है, तुमने क्या कहा ड्रू, ज़रा दोबारा बोलोगे? क्योंकि अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं।
और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इकारिस जो है यहाँ सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक्स-मैन की मदद लेने के लिए आया होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि आर्कएंजल, साइक्लॉप और वुल्वरीन बिल्कुल खड़े होते हैं उन सारे इटर्नल से लड़ने के लिए। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये एक्स-मैन यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब सैन फ्रांसिस्को के अंदर। क्योंकि आपने लास्ट स्टोरी में देखा था कि वो लोग जो थे एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर रह रहे थे, यानी कि हमने जो लास्ट स्टोरी देखी थी मसाया कॉम्प्लेक्स वाली। लेकिन उसके आखिर में आपको याद है कि जब चार्ल्स एक्सेवियर मर जाते हैं तो साइक्लॉप ने कहा था कि अब से कोई एक्स-मैन नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो एक्स-मैन की छोटी मोटी कुछ स्टोरीज आई थी जिसके अंदर उन लोगों ने जो है अपना वो वाला बेस खत्म कर दिया था और यहाँ सैन फ्रांसिस्को के अंदर शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो थी और उसमें कुछ खास था नहीं जानने के लिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए नहीं करी थी। और अब आपको पता चल गया है कि एक्स-मैन यहाँ पे कैसे आए हैं। तो बेसिकली अगर शॉर्ट वर्ड्स में आपको बताऊँ तो एक्स-मैन की एक टीम जो है अच्छी खासी वो सैन फ्रांसिस्को के आइलैंड के ऊपर आके शिफ्ट हो गई है। टू बी कंटिन्यूड।